हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं अरिय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर में एक टॉपिक है। तो देखिए, ये गति विज्ञान जो बुक है उसमें आता है ये टॉपिक। तो अरिय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो तो वक्र के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं ध्रुवांतर रेखा के लंबवत दिशा में वेग को क्रमशः अरिय वेग एवं अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। दोस्तों, अरिय वेग जो है उसे हम अरिय वेग को हम आर डॉट बराबर डी आर बटे में डी टी। आर डॉट का मतलब दोस्तों यहाँ पर है, यानी कि आर का एक बार अवकलन किया हुआ है टी के सापेक्ष। और इसी प्रकार हमारे पास अनुप्रस्थ वेग जो है, अनुप्रस्थ वेग वो होता है आर थीटा डॉट। तो आर यहाँ पर ओनली आर है, जिसका अवकलन वगैरह नहीं हुआ है, और थीटा का अवकलन किया हुआ है। तो इसका हम ओपन करके लिखेंगे तो आर टी थीटा बटे में डी टी, यानी कि जो थीटा है उसको टी के सापेक्ष अवकलन किया गया है। हाँ, तो दोस्तों इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबिक वेग किसे कहते हैं? तो किसी वक्र के अनुदिश गतिमान कण के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं किसी कण के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के अनुदिश वेग के वियोजित भाग स्पर्श रेखीय वेग एवं अभिलंबिक वेग कहलाते हैं। हाँ, तो दोस्तों किसी वक्र के अनुदिश गतिमान कण के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के अनुदिश वेग जो होता है, उनके जो वियोजित भाग होते हैं तो उनको हम स्पर्श रेखीय वेग एवं अभिलंबिक वेग कहते हैं। तो मैथमेटिकली इसे समझेंगे तो देखिए दोस्तों कि अर्थात वक्र हमारे पास कोई S हो तो कोई वक्र हो तो स्पर्श रेखीय वेग जो है, स्पर्श रेखीय वेग v बराबर होता है ds बटे में dt। यानी हमने वक्र को अगर क्या ले लिया, s ले लिया, तो उसका समय के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो वो जो वेग कहलाता है वो स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है दोस्तों। एवं अभिलंबिक वेग जो है, एवं अभिलंबिक वेग बराबर 0 होता है।
ठीक है दोस्तों, अभिलंबिक वेग क्या होता है इस समय 0 होता है। तो इसके बाद में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अभिलंबिक स्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण त्वरण के बारे में पूछ लिया जाए, तो देखिए स्पर्श रेखीय त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण देखिए बराबर क्या होता है अभी, स्पर्श रेखीय त्वरण यानी इसका हम एक बार अवकलन और कर देते हैं, यानी डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर, यानी जब वेग में हम वेग का जो अवकलन करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, वित्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, परिवर्तन वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वित्वरण कहते हैं। तो हमने इसमें परिवर्तन किया तो डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लिख सकते हैं, डी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि डी वी बट्टे में डी टी, इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं इसको निरूपित करूँगा यहाँ पर तो डी वी अपॉन में डी टी हो गया, और इसके पदों में मैं इसको निरूपित करूँगा तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर हो गया है। इसके बाद में देखिए आप अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण जो है दोस्तों उसे हम किस प्रकार निरूपित करते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन में रो द्वारा इसे निरूपित करते हैं, जहाँ पर रो जो है वो डी एस यानी डी एस अपॉन में डी साई होता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों स्पर्श रेखीय त्वरण वेग और अभिलंबिक त्वरण और वेग। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में है हमारे पास प्रत्यास्थ डोरियों की गति का हुक का नियम। तो प्रत्यास्थ डोरियों के लिए जो हुक के द्वारा नियम दिया गया था वो इस प्रकार था दोस्तों कि किसी प्रत्यास्थ डोरी में उत्पन्न तनाव, ये किससे संबंधित हो गया, भी तनाव से संबंधित हो गया। तो किसी प्रत्यास्थ डोरी में उत्पन्न तनाव जो है वो उसकी इकाई लंबाई जो है, यानी एक छोटी सी इकाई लेकर हम उसमें लंबाई लेकर फिर उसमें इसके मान को निकालते हैं, तो किसी प्रत्यास्थ डोरी में उत्पन्न तनाव उसकी इकाई लंबाई में जितना विस्तार होता है उसके बराबर, उसके समानुपाती होता है दोस्तों। तो इकाई लंबाई में विस्तार के समानुपाती होता है, ये है हुक का नियम। इसका मतलब ये है कि तनाव जो है वो टी से निरूपित कर रहे हैं हम, समानुपाती किसके भी, ये हमने इकाई लंबाई ले ली, उसमें विस्तार है जो उसको लंबाई के समानुपाती जो है वो विस्तार को निरूपित करता है। कौन, तनाव। इस प्रकार जो हुक का नियम उसे हम मैथमेटिकली निरूपित करते हैं। तो इसके बाद में देखिए तो T अगर समानुपाती x अपॉन में L है, T समानुपाती x अपॉन में L है, तो देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो T बराबर, समानुपाती का निशान अगर चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है हमारे पास, तो x बटे में L हो गया, जहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों T क्या है, तनाव है, और x क्या है, डोरी में विस्तार है। क्या भी, डोरी में विस्तार है, और यहाँ पर L क्या है, डोरी की जो संभावित लंबाई है वो होगी। ठीक है,
ये हुई लंबाई। और लेमडा आपको पता ही है, तनाव है तो प्रत्यास्थता मापांक हो गया, इसे प्रत्यास्थता मापांक बोला जाता है दोस्तों। ये एक नियतांक है, कांस्टेंट राशि है। तो ये हो गई हमारी प्रत्यास्थता डोरियों की गति का हुक का नियम। इसके बाद में है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के आवर्त काल का सूत्र हमें बताना है। तो सरल आवर्त गति के आवर्त काल का जो सूत्र होता है उसे हम लिखने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे कि किसी नियत समय का अंतराल, किसी नियत समय का अंतराल जिसके पश्चात जो कण है, जिसके पश्चात कण उसी स्थिति में आता है तथा जो उसका पहले वेग था उसी वेग से एक ही दिशा, जो उसकी पहले जो दिशा थी उसी दिशा में गतिमान हो, वो क्या कहलाता है दोस्तों? आवर्त काल कहलाता है। तो इसके बाद में इसे मैथमेटिकली किस प्रकार लिखेंगे कि आवर्त काल टी जो है उसे हम 2π/में √μ के रूप में लिखते हैं। तो देखिए इसे आगे सोल्व, यानी म्यू है जो उसका मान रखते हैं, तो ये आता है 2π। इसके बाद में म्यू का जो मान है वो m लेमडा ए प्लस में लेमडा डैश ए डैश और ये माइनस में 1, क्योंकि हमने क्या किया, म्यू को ऊपर की तरफ दिखा दिया तो इसकी जो पावर है वो माइनस हमने ले ली है दोस्तों। तो ये जो मान है लगभग हमें मोस्टली इसका ही यूज करना पड़ता है, कभी कभार एक दो सवालों में इनका यूज है दोस्तों। तो सरल आवर्त गति के आवर्त काल का जो सूत्र है वो t बराबर 2π/में √μ है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हम आज दोबारा ये अनुप्रस्थ वेग और ये जो वेग था उसका सूत्र जो हमने कर लिया था उसकी डेफिनेशन भी कर ली थी। इसके बाद में जब हम अनुप्रस्थ वेग और अनुप्रस्थ त्वरण के अनुप्रस्थ वेग से अनुप्रस्थ त्वरण निकालेंगे और अरीय वेग से अरीय त्वरण निकालेंगे। हाँ तो दोस्तों अरीय त्वरण के बारे में हम चर्चा करें तो अरीय त्वरण किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरीय त्वरण को लिखिए तो अरीय त्वरण जो होता है, देखिए दोस्तों, अरीय त्वरण बराबर होता है r, यानी r डबल डॉट का मतलब हो गया इसका 2 बार समाकलन किया हुआ है। इसके बाद में माइनस r डॉट r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अरीय त्वरण। इसके बाद में जब हम चर्चा करते हैं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में, तो अनुप्रस्थ त्वरण किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ त्वरण होता है दोस्तों 2r, r का एक बार अवकलन किया हुआ और थीटा का एक बार अवकलन किया, 2r थीटा प्लस में r थीटा डॉट डबल डॉट। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो r के ऊपर में डबल डॉट लगी हुई है, इसका मतलब यह हो गया कि इसका अवकलन जो 2 बार किया हुआ है, यानी कि d²r/dt²। फिर ये माइनस का निशान है तो माइनस आ गया। इसके बाद में r हमारे पास है ही और थीटा का एक डॉट लगी हुई है थीटा के, तो यानी d(θ/dt) और स्क्वायर लगी हुई है तो हमने इसकी स्क्वायर लगा दी। और इसी प्रकार जो अनुप्रस्थ त्वरण है उसको लिखेंगे 2, r के ऊपर एक डॉट है
तो डी आर अपॉन में डी टी, और थीटा के ऊपर में एक डॉट है तो यानी एक बार अवकलन डी थीटा डी टी, प्लस में आर, यहाँ पर आर हो गया ओनली, और डी ये थीटा के ऊपर डबल डॉट है तो इसका मतलब हो गया डी स्क्वायर थीटा बटे में डी टी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें अलग कॉमन वगैरह लिख के इसको आगे और भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि कोणीय वेग किसे कहते हैं, तो कोणीय वेग जो है, कोणीय वेग का सूत्र पूछ लिया जाए तो कोणीय वेग यानी डी थीटा बटे में डी टी होता है, यानी थीटा को टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह उसका कोणीय वेग प्राप्त हो जाता है। इसको हम शॉर्ट में थीटा के ऊपर एक डॉट लगाकर भी निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद में आपको पूछ लिया जाए कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, वेग के बाद में पूछ लिया जाए कि कोणीय त्वरण का सूत्र लिखिए। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को देखिए दोस्तों, अगर वेग का हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं यानी परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे भी, समय के सापेक्ष कोणीय त्वरण कहेंगे। तो यानी थीटा के ऊपर दो डॉट हो गई, यानी डी स्क्वायर थीटा बटे में डी टी स्क्वायर हो जाती है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में है हमारे पास केपलर के नियम। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि केपलर के नियमों को लिखिए, तो केपलर के नियमों को लिखने के लिए इसका जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की होती है जिनकी नाभि एक सूर्य में, मतलब जिनकी नाभि में सूर्य स्थित होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की है जिनकी नाभि पर कौन स्थित है भाई, जिनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसकी नाभि है सूर्य, तो ग्रहों की कक्षाएं इस प्रकार है। तो ये एक दीर्घवृत्त के रूप में है, जो ग्रहों की ये ग्रह मान लीजिए, और ये जो है इसकी कक्षा है। इसी प्रकार एक और ग्रह है, एक और ग्रह यहाँ पर है। तो ये जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथों में क्या करते हैं भी, गति करते हैं। तो ये जो सूर्य है वो इन सभी दीर्घवृत्त जो कक्षाएं हैं उनकी नाभि पर, सभी की नाभि एक है तो इनकी नाभि पर सूर्य स्थित है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये कहता है कि प्रत्येक ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्त के रूप की है, तो जिनकी एक नाभि, यानी कहाँ पर, नाभि पर कौन स्थित है भी, सूर्य स्थित है। इसके बाद में इसका जो सेकंड पॉइंट है वह कहता है कि सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर, सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखाओं की गति से कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समयों में समान होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों ये हमारे पास एक, मान लीजिए हमारे पास ये सूर्य है, तो
इसमें कहा गया है कि एक समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करता है। तो ये जो माना कि हमारे पास इसने इस प्रकार टी समय में या डेल टी समय में इतना कवर किया है, तो इसी डेल टी समय में जब अगर कोई ग्रह है वो सूर्य के यहाँ से है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो डेल टी समय में इतना ही कवर करेगा। यानी ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्षेत्रफल समान होने चाहिए। यही केपलर का नियम बताता है, दूसरा नियम जो है वो। इसके बाद में जो तीसरा नियम है वो कहता है कि तीसरा अभिग्रत क्या बताता है कि विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण विभिन्न ग्रहों के परिक्रमण काल का वर्ग उनकी कक्षाओं के दीर्घांशों के घन के समानुपाती होता है। तो केपलर के नियम के जो अभिग्रही थे वो हमने दोस्तों कर लिए हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कैटेनरी किसे कहते हैं। कैटेनरी से संबंधित आपसे उसको परिभाषा पूछ ली जाए तो लिखना है आपको दोस्तों कैटेनरी किसे कहते हैं। तो देखिए, एक समान डोरी दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक लटके तो इससे बनने वाला वक्र जो है वो कैटेनरी कहलाता है। हमारे पास क्या है, अभी एक समान डोरी है, हमने एक डोरी लटका दी, ये ठीक है। तो दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो इससे बनने वाले वक्र को क्या कहते हैं भाई। माना कि हमने ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इससे इस डोरी को इस प्रकार हमने बांध दिया है। तो ये इसमें थोड़ा बहुत क्या झोल वगैरह आएगा। तो जैसे मान लिया हमने एक इस प्रकार का इसमें एक थोड़ा झोल सा आया है, तो ये जो है वो कैटेनरी को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैटेनरी आपको पता चल गया है। तो हम इसको परिभाषा जो है, डेफिनेशन है वो लिखते हैं कि एक समान डोरी दो स्थिर बिंदुओं से हम क्या करते हैं, इसको लटकाते हैं। दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इससे बनने वाली आकृति क्या कहलाती है भाई, वक्र जो है इससे बनने वाला कैटेनरी कहलाता है। इससे बनने वाला वक्र कैटेनरी कहलाता है। यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु हमारे पास ये है, हमने एक डोरी को इससे बांध दिया है, तो इस प्रकार का एक कोई वक्र में हमें दिखाई देगा तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, कैटेनरी कहलाता है। ये बिंदु ए मान लिया हमने, ये बिंदु बी मान लिया। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो सामान्य कैटेनरी की नेज समीकरण जो है उसके बारे में हमसे पूछ लिया जाए कि सामान्य कैटेनरी की नेज समीकरण। सामान्य कैटेनरी की जो नेज समीकरण है उसे हम S बराबर दोस्तों C tan साई के द्वारा निरूपित करते हैं। S बराबर C tan साई
ये इसकी सामान्य कैटेनरी की नेज समीकरण कहलाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य कैटेनरी की नेज समीकरण क्या होती है, तो आपका जो आंसर है वो S बराबर C10 साई होगा। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि वर्तुल गति को परिभाषित करो, तो वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तुल गति जो है वो किसे कहते हैं कि एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के सबसे नीचे के बिंदु से एक कण किसी वेग से फेंका जाए या किसी वेग से फेंका जाए तो दोस्तों वृत्त के अंदर की ओर गमन करता है, इसे वर्तुल गति कहते हैं। ये हो गया दोस्तों वर्तुल गति। तो आज की वीडियो में हमने बहुत से 1 नंबर में संभावित जो क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा कर ली है। अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप कमेंट में बोल सकते हो, आपको वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।